साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र के द्वारा जो आर्थिकी 2021-22 नामक पत्रिका निकाली गई है, जिसमें भारत और विश्व से संबंधित विभिन्न आंकड़े दिए गए हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसमें जो प्रमुख योजनाओं वाला जो सेक्शन है उसको यहाँ पर हम लोग देंगे, जिसमें महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात की गई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रमुख योजनाओं के सेक्शन को। तो इससे पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। तो इसका प्रारंभ कब होता है? इस योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में की जाती है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से दे है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इसका उद्घाटन जो है 24 फरवरी 2019 को होती है, परंतु यह लागू जो है बैक डेट से है, अर्थात 1 दिसंबर 2018 से यह योजना लागू है और इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो लघु एवं सीमांत कृषकों को निवेश एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु एक सुनिश्चित पूरक आय उपलब्ध कराने के साथ साथ फसल कटाई मौसम से पूर्व किसानों की आकस्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में मदद करना। इसमें प्रावधान क्या है कि योजना के तहत जो पूर्व में जो क्राइटेरिया था कि पूर्व में लाभार्थी कृषक परिवार के पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भू अभिलेखों में सम्मिलित रूप से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए था। लेकिन 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के तहत किसानों के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में पीएम किसान योजना के दायरे में अब तक लगभग कुल 14.5 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रतिशतः 4 माह की 3 किस्तों में प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। ज्ञातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस योजना हेतु 65,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला है प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में। तो इसका प्रारंभ कब होता है? 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा प्रधानमंत्री जीवन, जिसका पूरा नाम है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। तो याद रखिएगा कि जीवन योजना से संबंधित जो फसल अवशेष है उसके निवारण या निस्तारण से संबंधित योजना है। इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। वित्तीय प्रावधान क्या है इसमें? तो जीवन योजना हेतु वर्ष 2018-19 से लेकर के वर्ष 2023-24 अर्थात 5 वर्षों के लिए की अवधि के दौरान कुल 1,969.5 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय का प्रावधान सुनिश्चित है। योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के बारे में। इसका प्रारंभ होता है तो 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमें प्रावधान क्या है? इसमें प्रावधान किसानों की इस योजना में शामिल होने की जो आयु है वो है 18 से 40 वर्ष। तो ये आयु का जो क्राइटेरिया है इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि कौन से किसान इसमें शामिल होंगे। 18 से 40 वर्ष के ही किसान जो है वो शामिल होंगे। तो इसके बाद 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपए की न्यूनतम 3,000 रुपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। अगला है जल जीवन मिशन के बारे में। तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई। कब? अगस्त 2019 में, 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इसका उद्देश्य, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति हर घर जल सुनिश्चित करना है। 28 मतलब सभी ग्रामीण घरों की बात की जा रही है। 28 जुलाई 2021 तक कुल 7,83,41,146 ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस मिशन हेतु 50,011 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला है अटल भाषांतर योजना के बारे में। तो इसका प्रारंभ कब होता है? तो विदेश मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने हेतु तो अटल भाषांतर योजना का शुभारंभ दिसंबर 2018 में किया गया था। तो यह महत्वपूर्ण ये याद रखिएगा कि अटल भाषांतर योजना किस मंत्रालय की है? तो यह विदेश मंत्रालय की है। प्रावधान क्या है इसमें? योजना के तहत भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके हिंदी भाषा में अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी, रूसी एवं स्पेनिश से विलोमतः अनुवाद हेतु भाषा विशिष्ट दुभाषियों का एक समूह तैयार करना है। अगला है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य और संरक्षण योजना के बारे में। इसका अनुमोदन कब किया गया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 21 मार्च 2018 को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को अनुमोदित किया गया।
इसका प्रावधान क्या है? योजना के तहत 10.74 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरीय चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपए वार्षिक तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत वह परिवार जो अनुसूचित जाति जनजाति के हों या जिनके परिवार में कोई 16 से 59 वर्ष की आयु का पुरुष सदस्य न हो या सभी सदस्य दिव्यांग हो या वह परिवार भूमिहीन हो या वह महिला ढोने कार्यकर्ता हो या बधुआ मजदूरी से मुक्त हो आदि, ये सभी इस योजना के पात्र हैं। यह योजना सभी सूचीबद्ध चाहे वो सरकारी हो या निजी अस्पतालों में प्रभावी रहेंगी। मई 2020 तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ प्राप्त हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। अगला है निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 के संबंध में। तो निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 वित्त मंत्रालय के द्वारा 2 फरवरी 2018 को अधिसूचित की गई। इसकी पात्रता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान तथा भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बॉन्ड खरीदने के पात्र होंगे। निर्वाचन बॉन्ड को भुनाने हेतु वही राजनीतिक दल पात्र होंगे जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत पंजीकृत होता है, जिन्हें लोकसभा तथा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% मत प्राप्त हो। तो ये महत्वपूर्ण क्राइटेरिया, इसको याद रखिएगा। आगे इसमें देखें तो प्रावधान क्या है? निर्वाचन मंडल 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तथा 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए जाते हैं, मतलब 5 वर्ग में किए जाते हैं। इन बॉन्डों की वैधता उनके निर्गमन की तारीख से 15 दिनों तक होती है। इस अवधि में यदि इन्हें नहीं भुनाया जाता है तो यह राष्ट्र प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा दी जाती है। बॉन्ड पर लेनदार एवं देनदार का नाम उल्लेख नहीं होता, जिससे दोनों की गोपनीयता बनी रहती है। निर्वाचन बॉन्ड योजना की बिक्री के जनवरी 2021 तक 15 चरण पूरे हो चुके हैं। बिक्री के 17वें चरण के तहत एसबीआई को देश भर में फैली इसकी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से 1 से 10 जुलाई 2021 तक के दौरान चुनावी बॉन्ड जारी करने के और इनकैश करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो ये लास्ट के जो है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में। इसका प्रारंभ कब होता है? मई 2017 में केंद्र प्रायोजित मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड संपदा, जिसका पूरा नाम है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, को मंजूरी प्रदान की गई, जिस 26 मई 2017 को पुनर्नामकरण करते हुए इसका नाम क्या रख दिया गया? पहले संपदा थी, फिर किसान संपदा योजना कर दिया गया। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जानी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणामस्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इससे देश के न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति प्राप्त होगी, बल्कि यह किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय दुगना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भारी अवसरों का सृजन करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। आगे इसी में देखते हैं तो इस योजना के अंतर्गत निम्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाएगा। कौन कौन सी स्कीमें? तो मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन एवं विस्तार, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन, खाद्य संरक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना तथा मानव संसाधन एवं संस्थान। ज्ञातव्य है कि बजट 2021-22 में इस योजना हेतु 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला है राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में। तो इसकी स्वीकृति कब दी गई? देश में पोषण के स्तर में सुधार तथा कुपोषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई। तो याद रखिएगा ये नवंबर 2017 की योजना है। इसका लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना है। रक्तलापता अर्थात एनीमिया का जो जिसमें खून की कमी होती है, इसके स्तर में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है। ठिगनेपन या अल्प विकास के मामलों को 38.4% से कम करके वर्ष 2022 तक 25% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। प्रावधान क्या किया गया है? इस मिशन के तहत वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा वर्ष 2019-20 में शेष सभी जिलों को शामिल करना था। 2017-18 से प्रारंभ होकर अगले 3 वर्षों की अवधि हेतु इस मिशन को 9,046.17 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। इस मिशन हेतु आवंटित राशि में 50% भारत सरकार के बजटीय समर्थन द्वारा, जबकि 50%
IBRD अथवा अन्य बहुपक्षीय जो विकास बैंक है इनसे जुटाया जाना था। बजटीय समर्थन में केंद्र एवं राज्यों का योगदान सामान्य राज्यों हेतु 60 और 40 के अनुपात में, मतलब 60% केंद्र और 40 राज्य देगा, और विशेष राज्यों हेतु 90-10 का 90 केंद्र और 10 राज्य देगा के अनुपात में विभाजित होना था। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% सहायता केंद्र द्वारा दी जानी थी। बिना विधानमंडल वाले मतलब दिल्ली और पुडुचेरी के लिए यह प्रावधान लागू नहीं है। आगे इसमें देखते हैं, तो इस मिशन से 10 करोड़ से अधिक लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है। भारत में बाल संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित प्रमुख योजना समेकित बाल विकास सेवा है, जिसके तहत आंगनबाड़ी सेवा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरियों के लिए स्कीम, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम, बाल संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। अगला है गंगा ग्राम परियोजना के बारे में। तो इसका प्रारंभ कब होता है? तो गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन में किया गया था। यह परियोजना जो है नमामि गंगे के अंतर्गत आती है। इसमें प्रावधान क्या है? इस परियोजना के तहत गंगा के किनारे स्थित 4470 गांवों को स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास किया जाना प्रावधानित है। इसमें से 1674 ग्राम पंचायतों में शौचालयों के निर्माण के लिए 829 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तालाबों एवं जल संसाधनों का पुनरुद्धार, जल संरक्षण परियोजनाएं, जैविक बागवानी एवं चिकित्सीय पौधों की कृषि को प्रोत्साहन संबंधी आदि कार्यक्रम संचालित हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय परियोजना की नोडल एजेंसी है। तो याद रखिए किसी मंत्रालय के तहत यह कार्य कर रहा है, तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के तहत। अगला है संकल्प और स्ट्राइव योजनाएं। इसकी स्वीकृति कब दी गई? 11 अक्टूबर 2017 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रावधान क्या है? संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाएं विश्व बैंक द्वारा समर्थित हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग संकल्प की बात कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक के द्वारा समर्थित है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। संकल्प योजना क्या है? आजीविका समर्थन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन का संक्षिप्त रूप है संकल्प। वहीं स्ट्राइव क्या है? स्ट्राइव का पूरा नाम है औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण। स्ट्राइव स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट का संक्षिप्त रूप है। दोनों योजनाएं बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित हैं। अगला है दीनदयाल स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ कब होता है? दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा द्वारा किया गया था। इसका प्रावधान क्या है? तो डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु यह एक छात्रवृत्ति योजना है। तो ध्यान रखिएगा, ये दीनदयाल स्पर्श योजना किससे संबंधित है? इसका पूर्ण रूप डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और शोध कार्य के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्प्स एज अ हॉबी। तो इसका ही शॉर्ट फॉर्म है स्पर्श। यह कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए, ध्यान रखिएगा, कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए है और इसके तहत पूरे भारत में 920 छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं और प्रतिमाह इसके तहत 500 रुपये दिया जाता है। अगला है साथी पहल। साथी पहल जिसका पूरा नाम है सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। मतलब ये कपड़ा मंत्रालय से संबंधित परियोजना है या योजना है। तो कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, या मतलब दो मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। कौन कौन से? कपड़ा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय की। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस पहलू हेतु 24 अक्टूबर 2017 को समझौता किया गया था। इसका प्रावधान क्या है? इस पहल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावर लूम मशीनें खरीदकर उन्हें लघु एवं मध्यम पावर लूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान किया जाएगा। पावर लूम धारकों द्वारा इसे 4 से 5 वर्षों में किस्तों में इन मशीनों का पुनर्भुगतान EESL को किया जाएगा। इससे पावर लूम उद्योग की ऊर्जा दक्षता तथा उत्पादकता दोनों बढ़ेगी। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका प्रारंभ 13 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके जो प्रावधान उनकी यदि बात करें तो योजना के तहत प्रत्येक जिले से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों को चिन्हित कर उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित करना। इसके अंतर्गत सभी सांसद आदर्श ग्रामों को भी समेकित करना है। सौभाग्य योजना के बारे में बात कर लेते हैं।
तो इसका प्रारंभ 25 दिसंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ किया गया। तो मतलब सौभाग्य योजना बिजली से विद्युत से संबंधित है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का, तो ग्रामीण और शहरी दोनों की बात की जा रही है, घरों का विद्युतीकरण करना है। प्रावधान क्या है? योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपए के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर कैटेगरी किसको उपलब्ध कराया जाएगा? किसको? सबको उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि जो गरीब परिवार हैं वो निःशुल्क पाएंगे और जो अन्य हैं उनको 500 रुपए का भुगतान करना होगा। इस परियोजना हेतु 16,320 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 14,025 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्रों में 2,295 करोड़ रुपए आवंटित हैं। इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकरण घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC के द्वारा किया जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। तो यह योजना 1 जनवरी 2017 से प्रभावी है। इसमें प्रावधान क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस मंत्रालय के तहत है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं या माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाते हैं। यह राशि 3 किस्त प्रदान की जाती है। पहला 1,000 रुपये की पहली किस्त गर्भावस्था के पंजीकरण के समय दिया जाता है। 2,000 रुपये की दूसरी किस्त गर्भावस्था के 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा वाला है 2,000 रुपये की तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने तथा उसके टीकाकरण चक्र शुरू होने पर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार से कुल 5,000 रुपये दिए जाते हैं। अगला है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो इसका शुभारंभ कब होता है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली से की गई थी। यह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना है। प्रारंभ में यह 1 वर्ष हेतु थी, परंतु वर्तमान में इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है। इस योजना के तहत पेंशन हेतु एक मुफ्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाता है। अगला है माँ कार्यक्रम। माँ का पूरा नाम क्या है? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। तो 5 अगस्त 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय याद रखिएगा, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है। इसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों, विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना है। इसके वित्तीयन के बारे में बात करें तो मंत्रालय द्वारा 30 करोड़ रुपए का आवंटन प्रत्येक जिले के लिए 4.3 लाख रुपए का आवंटन किया गया। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में। तो 13 जनवरी 2016 को इसकी घोषणा की जाती है और प्रारंभ कब होता है ये? तो खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी होता है। इसका लक्ष्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना। इसमें जो फसल जो इसके तहत शामिल किए जाएंगे, फसल कवरेज क्या है? इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि जो है इसके तहत खरीफ की फसल पर 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5% प्रीमियम राशि है। प्रीमियम राशि बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में जो भी कम होगा निर्दिष्ट प्रतिशत होगा। फसल बीमा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब इससे आगे की जो भी योजना है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।